आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम गिव्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट कराया था। ओके सो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करें। तो हमने बता कि डेल्टा जी जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए तुम्हें बताया था। ठीक है, डेल्टा जी जो है केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है? डेल्टा जी होता है केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये बताया था हमने। ओके, दिस वाज फॉर केमिकल रिएक्शन। नाउ क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में क्या है, एक तो प्रेशर कांस्टेंट होता था, एक टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। दैट्स व्हाई ये रिलेशन आ जाता था, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन में जनरली होता है। लेकिन अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहे, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन में होता है, बाकी प्रोसेस में नहीं होता होगा ना। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ हम देखें कि कैसे वेरी करेगा, तो वो अभी नेक्स्ट वही लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ जी विद टी एंड पी। टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ जो गिव्स फ्री एनर्जी जी है वो कैसे वेरी करता है या कैसे चेंज होता है, अभी वही देखते हैं। तो देखो, जी इज इक्वल टू क्या था? एच माइनस टी एस था ना। जी इज इक्वल टू क्या था? एच माइनस टी एस था कि नहीं था? था। अब दोनों साइड अगर हम डीजी करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एच माइनस डी ऑफ टी एस। डी ऑफ टी एच को हम क्या लिख सकते हैं? डी ऑफ टी एच को हम लिख सकते हैं टी डी एस माइनस एस डी टी। ओके, नाउ एच जो है वो क्या होता है? यू प्लस पीवी होता है क्या? एच जो है वो यू प्लस पीवी होता है ना। तो एच की जगह हम लिखेंगे यू प्लस पीवी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब u प्लस पीवी का d क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा du, ठीक है, प्लस d ऑफ पीवी। तो d ऑफ पीवी क्या हो जाएगा? pdv प्लस vdp हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट लॉ से du को क्या लिख सकते हैं हम? du को हम लिख सकते हैं dq प्लस dw, अगर याद हो तो फर्स्ट लॉ से। तो dq प्लस dw एंड d ऑफ पीवी क्या हो जाएगा? pdv
प्लस VDP एंड देन माइनस TDS माइनस SDT। ओके, अब देखो DS क्या होता था, याद हो तो? DS होता था dQ/T। DS क्या होता था? DS होता था dQ/T। तो यहां से dQ क्या हो गया? dQ को हम लिख सकते हैं TDS। इसके अलावा dW तो पता ही है क्या होता है, dW इज माइनस PdV। ओके, अभी इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। तो dQ की जगह हम सब्स्टिट्यूट करते हैं TDS एंड dW की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस PD। तो क्या आएगा? तो dG इज इक्वल टू dQ प्लस dW था, तो dQ की जगह सब्स्टिट्यूट किया हमने TDS एंड देन dW की जगह माइनस PdV। ओके, इसके बाद प्लस PdV प्लस VDP। यस प्रीत, दिस वाज फर्स्ट स्लाइड। तो प्लस PdV प्लस VDP देन उसके बाद क्या था? उसके बाद था माइनस TDS एंड माइनस SDT। तो अब देखो TDS जो है उससे TDS कैंसिल आउट हो गया, ये TDS से देखो ये माइनस TDS कैंसिल आउट हुआ। इसके अलावा ये PdV से ये माइनस PdV कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास DG क्या आया? DG आ गया VDP माइनस SDT। ओके, DG क्या आ गया? VDP माइनस SDT आ गया। नाउ इस इक्वेशन को हम आगे देखो क्या लिख सकते हैं। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑब्वियसली dt 0 हो जाएगा ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर dt इक्वल टू 0 हो गया, तो dg क्या आएगा? dg हो जाएगा VDP। ओके, कांस्टेंट टेम्परेचर पर dg क्या हो जाएगा? VDP हो जाएगा यहाँ पर। नाउ अगर हमें डेल्टा जी निकालना है तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dg, या हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ VDP। नाउ वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख दो। तो वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखेंगे तो क्या हो गया? nRT/P dP एंड देन nRT को बाहर ले लिया, तो इट इज dP/P का इंटीग्रेशन। लिमिट लगा देते P1 से P2, तो क्या आ गया? दिस इज नथिंग बट nRT ln P2/P1। ओके, तो ये डेल्टा जी जो है वो चेंज होगा प्रेशर के साथ। डेल्टा जी प्रेशर के साथ इस टाइप से चेंज होता है, nRT ln P2/P1। मतलब अगर हमें एक प्रेशर पर डेल्टा जी पता है तो दूसरे पर बता सकते हैं। तो डेल्टा जी nRT ln P2/P1। ऑब्वियसली टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको एक तरह से और लिखा जा सकता है। इसे लिखने का तरीका ये भी है, पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म जो होती है कि क्या है यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, सॉरी लिखा नहीं ना, टी नहीं लिखा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये था। तो इसको क्या लिख सकते हैं? डीजी, डीजी के बजाय डो जी बोलेंगे इसको, डो जी ओवर डो पी। एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर्म इस टाइप से होता है। एंड यहाँ पर लिखते हैं जो कांस्टेंट वाली चीज होती है, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर। तो डो जी ओवर डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है? V होता है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डो जी ओवर डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नथिंग बट V। तो इस टाइप से हमारे पास वॉल्यूम सॉरी प्रेशर के साथ क्या चेंज होता है? डेल्टा जी चेंज होता है।
ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज dg इक्वल टू vdp ना, तो dg इक्वल टू vdp से मैं ऐसे लिख सकता हूँ dg अपॉन dp इज इक्वल टू क्या हुआ, v हुआ ना। तो ये कब है, ये वाला पार्ट कब है, कांस्टेंट प्रेशर सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डो जी ओवर डो पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज, ओके। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पर इक्वेशन आई थी, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये इक्वेशन आई। नाउ ये जो इक्वेशन है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने देख ली क्या होगी, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो जाएगी इक्वेशन, तो वो भी देख लेते हैं। लिख लिया सबने ये? तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, तो एट कांस्टेंट प्रेशर ऑब्वियसली डीपी जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर पर डीपी जीरो आ गया, तो ये वीडीपी माइनस एसडीटी में वीडीपी वाला पार्ट जीरो हो गया, तो डीजी क्या हुआ, डीजी हुआ माइनस वीडीपी। क्लियर है क्या, सॉरी डीजी हुआ क्या हुआ, वीडीपी जीरो माइनस एसडीटी, डीजी हो गया माइनस एसडीटी, ओके। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली डीजी अपॉन डीटी इज इक्वल टू माइनस एस, फिर डो जी ओवर डो टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज माइनस एस, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली ये तो माइनस एस सॉरी एस और जी हुआ। नाउ इसको डेल्टा के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डेल्टा ओवर ऑफ डो ऑफ डेल्टा जी ओवर डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, ऐसे भी इस चीज को हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, माइनस डेल्टा एस होता है, ओके। डेल्टा जी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, माइनस डेल्टा एस होता है। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर के साथ डेल्टा जी कैसे चेंज हो रहा है, इस चीज को टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोल दिया जाता है। हो गया सबका। नाउ अब देखो डेल्टा जी क्या होता था, याद हो तो, डेल्टा जी हमने बताया था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ठीक है, किसके लिए, फॉर केमिकल रिएक्शन, बताया था कि नहीं बताया था। नाउ माइनस डेल्टा एच की जगह ये चीज लिखी जा सकती है क्या, माइनस डेल्टा एच की जगह ये लिख सकते हैं ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच
प्लस टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये लिख सकते हैं ना। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर जस्ट माइनस डेल्टा एस जो था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। ओके, यहां से जो माइनस डेल्टा एस आया था उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो ये इक्वेशन आ गया, दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ओके, तो ये जो वाला पार्ट था ना, ये वाला लेफ्ट साइड वाला पार्ट, ये क्या था? ये हमें बताता है कि डेल्टा जी जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है। ओके, इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो माइनस डेल्टा एस जो है वो लिखा जा सकता है इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट जो माइनस डेल्टा एस हो गया। तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो वहां पर माइनस डेल्टा एस वाला सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हो गया सबका? यस तन्मय, यहाँ पर प्रेशर ऑब्वियसली कांस्टेंट है। नाउ तो हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ डेल्टा जी का वेरिएशन देखा कैसे चेंज होता है। नाउ गेट इक्विप्ड टू जेई, गेट इक्विप्ड टू आईआईटी जेई का क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करो। गेट इक्विप्ड टू आईआईटी जेई का क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमें दिया है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी टी एल एन टी, ये दिया है डेल्टा जी, एंड हमें डेल्टा एच निकालना। डेल्टा जी इज गिवन, हमें क्या निकालना है? डेल्टा एच निकालना है।
हाँ, आया किसी का आंसर? तो देखो, हमें डेल्टा एच निकालना है ना। व्हाट इज डेल्टा एच? तो देखो, डेल्टा जी जो है वो क्या होता है? इट इज डेल्टा एच माइनस सी डेल्टा एच, है ना। तो ऑब्वियसली तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? या फिर इसको और हम क्या लिख सकते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज वाले इस इक्वेशन से? इट इज डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल्टा जी ओवर डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये ना। तो यहाँ से डेल्टा एच क्या आ जाएगा? इट विल बी डेल्टा जी माइनस टी, ये हो जाएगा। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना है? डेल्टा जी को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो क्या आएगा? पहले डेल्टा जी लिख देते हैं। डेल्टा जी क्या है? इट इज माइनस ए प्लस बी टी एल एन टी। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नहीं तो ज्यादा तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। सो डिफ्रेंशिएट करके क्या आएगा? ये क्या होगा एट कांस्टेंट प्रेशर? तो देखो, ऑब्वियसली माइनस ए का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो गया। इसके अलावा बी टी एल एन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? तो वहां पर पहले बी टी वाले पार्ट को कांस्टेंट ले लेते हैं। वन एल एन टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2, एंड देन एल एन टी को हम कांस्टेंट ले लेते हैं और बी टी वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया बी। तो क्या आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन? इट इज बी प्लस बी एल एन टी। ओके, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। नाउ अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है इसको? इसको ऑब्वियसली इधर सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या आएगा? तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी। तो व्हाट इज डेल्टा जी? इट इज माइनस ए प्लस बी टी एल एन टी, माइनस ए प्लस बी टी एल एन टी, ये हो गया डेल्टा जी। एंड देन प्लस में क्या है? सॉरी, नॉट प्लस, इट इज माइनस टी। तो इट इज माइनस टी एंड देन डिफरेंशिएशन वाला पार्ट, है ना। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन वाला पार्ट? इट इज बी प्लस बी एल एन टी, बी प्लस बी एल एन टी। ओके, तो यहाँ से देखो क्या आएगा ये। सो डेल्टा एच आ गया हमारे पास माइनस ए प्लस बी टी एल एन टी, एंड इट इज माइनस बी टी एल एन टी। तो देखो, बी टी एल एन टी से बी टी एल एन टी कैंसल आउट हो गया। तो डेल्टा एच आ गया माइनस ए माइनस बी। क्लियर है सभी को? तो हमें नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीक चालू करेंगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। यस, आज लास्ट लेक्चर है, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। डेल्टा जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन।
तो आगे रिवर्सिबल रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां पर तुम्हें और डिटेल से इसके बारे में पता चलेगा। तो हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें ए एंड बी जो है रिएक्टेंट है, एंड ये दोनों डायरेक्शन होती है, रिवर्सिबल है, दैट्स व्हाई इस टाइप से एरो यूज किया जाएगा दोनों डायरेक्शन वाला, और इससे सी और डी बन रहे हैं। इसके अलावा इनका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी जो है स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लिया है। तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है डेल्टा जी का, इट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये होता है डेल्टा जी का रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हियर डेल्टा जी नॉट ऑब्वियसली हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन वाली। इसके अलावा क्यू जो है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन को, रिएक्शन क्वोशेंट, ठीक है, रिएक्शन क्वोशेंट बोलते हैं इसे हम। दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू डी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू बी। ठीक है, जैसा मैंने बताया डिटेल में तुम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ोगे इसके बारे में। तो ये डेल्टा जी जो है उसका रिलेशन होता है विद स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड रिएक्शन क्वोशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसका यूज होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब देखो ये जो हमारे पास है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है। तो एट इक्विलिब्रियम हमें पहले ही पता है डेल्टा जी जीरो होता ही नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है ना, बताया ना इसके बारे में हमने। तो डेल्टा जी जीरो है, इसके अलावा क्यू जो है वो हो जाता है के, क्यू जो है वो क्या हो जाता है, केपी हो जाता है। केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो हो गया जीरो, इसके अलावा क्यू किसके इक्वल हो गया, केपी के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा जी की जगह जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड क्यू की जगह केपी, तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी। तो यहां से डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, इट इज माइनस आर टी एल एन के पी। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। या उल्टा भी है, अगर हमें डेल्टा जी नॉट पता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू निकाला जा सकता है। ओके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो ये हमने जो रिलेशन बताया है ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए होता है।
तन्मय क्यू की जगह भाई केपी आ गया है, क्यू की जगह केपी आ गया और डेल्टा जी हो गया 0। तो ये डेल्टा जी है, ये 0 हो गया, क्यू की जगह केपी आ गया। तो अभी क्या हुआ यहाँ से, यही आएगा ना। वो नहीं है, अरे वरुण वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता था, आर बाई एन ए जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता था, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी था। यहाँ पर केपी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगा। इस चैप्टर में जनरली इसका कोई यूज नहीं है, एक दो क्वेश्चन तुम्हें मिल सकते हैं जहां पर इसका यूज होगा, बाकी इस चीज का कोई यूज है नहीं। ओके, नाउ आगे चलेंगे। बादल एक दो क्वेश्चन है इसके। नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हमने पहले एक बार लिखवाया है कि किसी भी सब्सटेंस की मोलार एंट्रोपी जो है वो हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके निकाल सकते हैं। तन्मय रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा जी 0 होता है, ना कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे हम देखेंगे। मैंने क्या बताया था, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0। तो रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तब डेल्टा जी 0 आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस दोनों डिफरेंट चीज है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब थर्मोडायनिक प्रोसेस, ओके, जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रिवर्स इक्विलिब्रियम है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आएगा वो अलग चीज है। वो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताएंगे हम। नाउ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो हमें पता है सॉलिड का एंट्रोपी सबसे कम होता है, गैस का एंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट crystalline solid is 0 at absolute 0 केल्विन टेम्परेचर। तो जब 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो एक्चुअली वहां पर सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, 0 केल्विन पर सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड होगा। तो उस परफेक्ट क्रिस्टल सॉलिड का मतलब एंट्रोपी जो है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके, तो एस ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड इज इक्वल टू 0 कब, एट 0 केल्विन। ओके, सो एट 0 केल्विन एंट्रोपी जो है परफेक्ट क्रिस्टलिन सॉलिड का क्या होता है, 0 होता है। तो इसी को यूज करके हम निकालते हैं किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो यूजिंग दिस एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी
डिटरमाइन एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर हम किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी इसके थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी बताते हैं, क्वेश्चन भी लेंगे इस पर। हो गया सबका? तो अब देखो इसको कैसे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया किसी भी टेम्परेचर पर हम निकाल सकते हैं। तो देखो डेल्टा एस किसी सब्सटेंस का क्या होगा, एस एट टी टेम्परेचर माइनस एस एट जीरो टेम्परेचर, ये 0 केल्विन अगर हो गया है तो। ठीक है, तो हमें पता है एस एट 0 केल्विन तो क्या हो गया, 0 हो गया ना। मतलब टी टेम्परेचर पर जो एस है वो क्या होगा, डेल्टा एस ही हो जाएगा। और डेल्टा एस जो है वो अलग अलग डेल्टा एस का सम हो सकता है, डेल्टा एस वन प्लस डेल्टा एस टू प्लस डेल्टा एस थ्री वगैरह। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग डेल्टा एस का क्या आ सकता है, सम आ सकता है। तो सारे डेल्टा एस का सम करोगे तो टोटल डेल्टा एस मिल जाएगा। और टोटल डेल्टा एस जो है वही क्या होगा, उस टेम्परेचर पर एंट्रोपी हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले बताया है कि हम यू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, याद है, एच का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, इन दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एस का एग्जैक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है। ओके, हम यू नहीं निकाल सकते, एच नहीं निकाल सकते, बट एस निकाल सकते हैं। और एस किसको यूज करके निकाल सकते हैं हम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करके। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि डेल्टा एस वगैरह जो है स्टेट फंक्शन है ना, दैट्स व्हाई ये कर पा रहे हैं। तो देखो एस मैं बोल रहा हूँ एट 0 केल्विन हमारे पास कुछ था, ऑब्वियसली वो 0 था, 0 से केल्विन पर हमें निकालना है। नाउ ये 0 से टी केल्विन पर ये हमारे पास डेल्टा एस जो है, ये अलग अलग डेल्टा एस का सम हो सकता है। मान लो पहले 0 से वो एक T1 केल्विन तक गया हो, फिर T1 केल्विन से मान लो T2 केल्विन तक गया हो, फिर T2 केल्विन से मान लो T3 केल्विन तक गया हो, या यहाँ तक गया हो। तो पहले इस वाले का डेल्टा वन आ गया, इस वाले का डेल्टा एस टू आ गया, इस वाले का डेल्टा एस थ्री आ गया। ठीक है, तो टोटल डेल्टा एस क्या हो गया, सारे डेल्टा एस का सम हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो 0 से T केल्विन तक वो कैसे कैसे जा रहा है, कौन कौन डेल्टा एस आ रहे हैं, सारे डेल्टा एस का हम क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। और सारे डेल्टा एस का सम क्या हो जाएगा, ओवरऑल डेल्टा एस हो जाएगा। एंड ओवरऑल डेल्टा एस जो है वो क्या हो गया, टी टेम्परेचर पर एस माइनस 0 केल्विन पर एस। ओके, और 0 केल्विन पर एस क्या है, 0 है, तो जो भी डेल्टा आएगा वो T केल्विन का एस हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हम किसी भी सब्सटेंस का एंट्रोपी निकाल सकते हैं यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल भी लेंगे। तो एग्जांपल है एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 20, एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर भी बता देता हूं मैं, पेज नंबर है 237।
एडवांस लेवल क्वेश्चन नंबर 20 एंड पेज नंबर क्या है 237। ठीक है, so it is based on third law of thermodynamics।
ओके सो कराते हैं चलो। तो देखो यहाँ पर 600 केल्विन पर हमें डेल्टा एस निकालना, सॉरी यस 600 केल्विन तक डेल्टा एस चाहिए। तो क्या हो रहा है, तो 0 से 600 केल्विन जो है वो कैसे जा रहा है वो देख, ठीक है। तो 0 केल्विन से 600 केल्विन अलग अलग स्टेप में जा रहा है। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, वो 0 से 200 केल्विन तक सॉलिड है। ओके 0 से 200 केल्विन तक वो पूरा क्या है, सॉलिड है। 0 केल्विन पर भी सॉलिड है और 200 केल्विन पर भी सॉलिड है। फिर वो 200 केल्विन में 200 केल्विन पर अपना फेज चेंज कर रहा है। 200 केल्विन पर अपना क्या कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। तो 200 केल्विन पर वो सॉलिड से लिक्विड होगा। ओके फिर वो 200 केल्विन से 300 केल्विन तक गया, और 200 केल्विन से 300 केल्विन तक वो जब गया तो क्या रहा, लिक्विड ही रहा, ठीक है। और फिर उसने 300 केल्विन पर देखो अपना फेज चेंज किया। 300 केल्विन पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट। और फिर 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गैस में ही रहा। ओके तो ये अलग अलग डेल्टा एस है। ये डेल्टा एस जो है ये 0 से 600 का डायरेक्ट है, बट स्टेट फंक्शन है तो इस डेल्टा एस को ऑब्वियसली अलग अलग डेल्टा एस का सम लिख सकते हैं। तो इसको डेल्टा एस 1 ले लेते हैं, इसको डेल्टा एस 2, ये डेल्टा एस 3 ले लिया, दिस इज डेल्टा एस 4, दिस इज डेल्टा एस 5। ओके सो ओवरऑल डेल्टा एस जो है अपना क्या है, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 600 केल्विन पर एस माइनस 0 केल्विन पर एस। लेकिन हमें पता है 0 केल्विन पर एस तो 0 हो गया, तो बेसिकली 600 केल्विन पर जो एस है इट इज नथिंग बट डेल्टा एस। तो हमें अभी डेल्टा एस निकालना है, और डेल्टा एस कितने एस, डेल्टा एस का सम हो गया। डेल्टा एस जो है वो क्या हो गया, इट इज डेल्टा एस 1 प्लस डेल्टा एस 2 प्लस डेल्टा एस 3 प्लस डेल्टा एस 4 प्लस डेल्टा एस 5। ओके 5 डेल्टा एस का सम हो गया है। तो हर एक डेल्टा एस की वैल्यू हम निकाल लेते हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या हो रहा है, 0 केल्विन से 200 केल्विन तक वो सॉलिड ही है। तो जब सेम स्टेट में टेम्परेचर चेंज करता है तो हमने बताया था कैसे निकालते हैं, याद है। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू फर्स्ट वाला डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा एस 1 क्या होगा, तो 0 केल्विन से 200 केल्विन तक वो सॉलिड ही है और वहां पर जस्ट अपना टेम्परेचर चेंज कर रहा है। तो ऐसे केस में याद है हमने क्या बोला था, NCP dt बाय T। ओके सो NCP dt बाय T, ऑब्वियसली यहाँ पर CP किसका लगेगा, CP लगेगा सॉलिड का। ओके यहाँ पर CP किसका है, सॉलिड का है। टेम्परेचर 0 से 200 केल्विन। ओके देन अब 200 केल्विन पर वो क्या कर रहा है अपना, 200 केल्विन पर वो हमने वहां पर एक्चुअली क्या लिखवाया था, हमने वहां पर MS लिखवाया था। ओके हमने MS dt बाई T लिखवाया था, बट हमें यहाँ पर S ना देके उन्होंने क्या दिया, CP दिया है, दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे। ओके यूनिट देखो पर मोल में है, सो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स, एंड नंबर ऑफ मोल्स को 1 ले लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए नहीं है। तो ये हो गया। इसके अलावा आप देखो 200 केल्विन पर वो अपना क्या है, फेज चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। तो सॉलिड से जब लिक्विड जा रहा है तो वो क्या हो गया, फ्यूजन वाला आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच फ्यूजन डिवाइड बाय T, ठीक है। ऑब्वियसली ये T क्या है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। ये वाला T क्या है, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट। फिर इसके बाद ऑब्वियसली टेम्परेचर लिख ही लेते हैं, चलो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर लिख ही लेते हैं। कौन सा टेम्परेचर है वो, मेल्टिंग पॉइंट कितना दिया है, 200 केल्विन, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा वाला डेल्टा एस क्या है, तीसरा वाला डेल्टा एस है जब वो 200
केल्विन से 300 केल्विन जा रहा है, बट क्या है, वो लिक्विड है। ओके, सो 200 केल्विन से 300 केल्विन लेके जाएंगे, तो फिर से आएगा हमारे पास एनसीपी dt बाई टी, एंड 200 केल्विन से 300 केल्विन। ओके, देन 300 केल्विन पर उसने क्या किया, 300 केल्विन पर ऑब्वियसली वो अपना स्टेट चेंज किया, तो यहां पर आ जाएगा डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट। एंड देन लास्ट वाला क्या है, ऑब्वियसली वो 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गया है, तो वहां पर फिर से एनसीपी dt बाई टी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास आएगा। तो ओवरऑल देखो डेल्टा एस क्या हुआ फिर, तो एन की वैल्यू 1 ले लेंगे। फर्स्ट वाले केस में सीपी कितना है जब वो सॉलिड है, तो सॉलिड का सीपी क्या दिया है, 0.035 दिया है। ओके, सो 0.035 टी डी टी बाय टी, तो ऑब्वियसली टी से टी कैंसिल आउट होगा, तो दिस इज 0 टू 200। उसके बाद सेकंड वाला जो है डेल्टा एच फ्यूजन क्या, अच्छा सभी वैल्यू हमें जूल में दी हुई है, बट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन वगैरह जो है वो किलो जूल में दिया है, और वेपराइजेशन भी किलो जूल में, तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूजन वाला कितना हो गया, 7500 डिवाइड बाय 200। ठीक है, फिर इसके बाद जब वो लिक्विड है तो कितना दिया हमें सीपी, इट इज 60 प्लस 0.016 टी dt बाय टी, एंड टेम्परेचर 200 से 300। आफ्टर दैट 30 किलो जूल है, तो 30,000 जूल हो गया डिवाइड बाय 300। एंड देन लास्ट वाला गैस का जो है वो कितना है, 50 जूल है, तो 50 इंटू डी टी बाई टी, 300 से 600। सो ओवरऑल डेल्टा एस क्या आएगा अभी, तो देखो यहाँ पर टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो इट इज 0.035 इंटू 200 माइनस 0। इसके अलावा ये डिवाइड करने पर कितना आया, दिस इज 37.5। एंड ये देखो ये क्या होगा, एक तो होगा 60 बाई टी, तो 60 बाई टी का इंटीग्रेशन हो गया 60 एल एन टी, तो दिस इज 60 एल एन 300 बाई 200। ओके, इसके अलावा सेकंड वाला पार्ट जो है वो क्या है, उसमें टी से टी कैंसिल आउट हुआ, तो 0.016, चलो नीचे लिखते हैं, जगह है शायद थोड़ा, तो प्लस 0.016 इंटू T2 माइनस T1, दैट इज 300 माइनस 200। ओके, ये वाला पार्ट का हो गया पूरे का। इसके अलावा प्लस ये वाले पार्ट का क्या होगा, 100 हो गया। अब आता है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर 50 बाई टी, 50 बाहर आ गया, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल एन T2 बाई T1, तो ये क्या हो जाएगा, 50 एल एन 600 बाय 300। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओवरऑल डेल्टा एस, और ऑब्वियसली वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एंट्रोपी आ जाएगा एट 600 केल्विन। तो इस टाइप से हम यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी भी सब्सटेंस का किसी भी टेम्परेचर पर एंट्रोपी निकाल सकते हैं।
हो गया सबका? ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो। हीट इंजन। तो अगर याद हो तो हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट था, वहां पर बताया था कि कोई भी हीट इंजन 100% एफिशिएंट नहीं होता, या फिर कुछ हीट लॉस हो जाता है ना। सारा की सारा हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। याद आया? ओके, तो वही चीज को हम देखेंगे कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं इंजन का। तो इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क डन। ठीक है, हीट इंजन जो है हीट को किस में कन्वर्ट करता है? वर्क में कन्वर्ट करता है। तो जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, हम पेट्रोल पंप पर गए, बाइक या कार में हमने पेट्रोल डलाया, तो पेट्रोल क्या है, कंबशन रिएक्शन करेगा ना। उस कंबशन रिएक्शन से जो हीट रिलीज होगी वो बाद में वर्क में कन्वर्ट होगी, और उस वर्क की वजह से हमारी कार या बाइक जो है चलेगी। लेकिन जितना उस कंबशन से हीट आ रहा है, सारा की सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ हीट का लॉस हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास हीट इंजन हो गया है। इसको हमने कुछ हीट दिया, हीट गिवन, उसको हम क्यूसी ले लेते हैं। हीट गिवन इज क्यूसी, सॉरी क्यूएच। हीट गिवन इज क्यूएच, एंड कुछ हीट का लॉस हो गया, इसको हम क्यूसी ले लेते हैं। हीट, ये हीट गिवन में एच फॉर हॉट, एच फॉर हॉट, हीट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हॉट है वो, एंड हीट लॉस हो रहा है मतलब वहां पर कोल्ड है। तो हीट गिवन, हीट लॉस, और कुछ क्या किया इसने, वर्क। ओके, तो वर्क डन। तो बेसिकली जितना हीट दिया हमने वो किसके इक्वल होगा? हीट गिवन इज इक्वल टू क्या हो गया? हीट लॉस प्लस वर्क डन के इक्वल हो गया। ओके, नाउ ऑब्वियसली इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्यू एच इज इक्वल टू क्यू सी प्लस डब्ल्यू। ओके, तो दिस इज हीट इंजन। नाउ इसका एफिशिएंसी निकालते हैं हम कि एफिशिएंसी क्या होता है हीट इंजन का। या अगर हमें कभी टेम्परेचर वगैरह दिया हो, हीट वगैरह कुछ भी दिया हो, तो हम एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे कि इंजन जो है वो कितना परसेंट एफिशिएंट है, या उसकी एफिशिएंसी क्या है। लिख लिया सबने? इट कन्वर्ट, प्रीत जैन, इट कन्वर्ट, इट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क डन। ठीक है, तो अभी देखो एफिशिएंसी क्या होगा इसका। एफिशिएंसी, इसको हम एफिशिएंसी को ईटा, दिस इज ईटा। ओके, एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एन जो है उसकी टांग को लंबा कर दो तो ईटा हो जाएगा ये। तो एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन।
कितना हीट दिया और उसका कितना वर्क हुआ। ओके, सो वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। ऑब्वियसली जितना हीट दे रहे हैं अगर उतना ही वर्क हो गया तो 100% एफिशिएंट, ठीक है, लेकिन उतना नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सो वर्क डन इज डब्ल्यू एंड हीट गिवन वाज क्यू एच, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ अब डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डब्ल्यू एज क्यू एच माइनस क्यू सी। ओके, तो डब्ल्यू क्या हो गया, डब्ल्यू इज क्यू एच माइनस क्यू सी। तो ईटा क्या हो जाएगा, इट इज क्यू एच माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच, दैट इज नथिंग बट 1 माइनस क्यू सी बाय क्यू एच। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एंड एक और चीज है कि क्यू सी बाय क्यू एच जो है वो टेम्परेचर का रेशियो रहेगा, टी सी बाई टी एच होता है। इसका डेरिवेशन एक्चुअली वो हम नहीं करा रहे, इसकी जरूरत है नहीं। सो क्यू सी बाई क्यू एच जो है वो टी सी बाई टी एच होता है। तो ईटा क्या हो जाएगा, इसकी वजह से ईटा क्या हो जाएगा अभी, तो इट इज 1 माइनस टी सी बाई टी एच, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर टी सी जो है इसका मतलब कोल्ड है, कोल्ड टेम्परेचर या लोअर वाला टेम्परेचर, और टी एच जो है वो हॉट टेम्परेचर है या ज्यादा वाला। तो इस फॉर्मूले से भी हमें एफिशिएंसी मिलेगा। ओके, तो एफिशिएंसी वर्क और हीट के फॉर्म में भी आ सकता है या फिर टेम्परेचर के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या दिया गया है उसके हिसाब से सॉल्व करो। एक क्वेश्चन लेंगे इस पे। तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस वाला क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर भी बता देता हूँ चलो। 22 नहीं 21 कर लो, पेज नंबर है 229, पेज नंबर 229 क्वेश्चन नंबर 21। हाँ वरुण, शायद ये फिजिक्स में भी कराया होगा।
आया किसी का आंसर? आया क्या आंसर किसी का? यस प्रशांत, करेक्ट है। चलो देखो कराते हैं। तो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 227 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो ऑब्वियसली टीसी जो है वो क्या है, 27 डिग्री है, मीन्स 300 केल्विन। एंड टीएच जो है वो क्या है, 227 डिग्री, मीन्स 500 केल्विन। ओके, absorbs 2 kcal of heat from this per cycle. The amount of work done in one cycle is, तो देखो एफिशिएंसी क्या होगा, इट इज 1 - TC/TH। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कितना हो गया ये, दिस इज 200/500 मतलब 2/5। तो ये एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी जो है इट इज वर्क डन बाय हीट गिवन, होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो यहाँ पर हीट गिवन हमें दिया हुआ है, तो डब्ल्यू क्या हो गया, एफिशिएंसी एफिशिएंसी इंटू हीट गिवन, दैट इज 2/5। एंड हीट गिवन कितना है, हीट गिवन इज 2 kcal, so that is nothing but 4/5 kcal। ये हम बोल सकते हैं 0.8 kcal। क्लियर है सभी को? हाँ तन में वैसे भी कर सकते हो। ओके, सो ये हमारे पास चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। नाउ होमवर्क जो है फुल चैप्टर रहेगा, पूरा चैप्टर जो है होमवर्क है। ठीक है, तो कल हम
FBS फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ हमारे पास, जो डिस्कस नहीं किया है। फर्स्ट लॉ वाला पार्ट हमने फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव का डिस्कस कर लिया है, तो बाकी पार्ट जो बचा है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं।